गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके जल परिवहन करेंगे। जैसे आप रोड से भी, सड़क से के द्वारा सफर करते हो, आप रेलवे के द्वारा सफर करते हो। जो जल परिवहन, जल के द्वारा जो हमारा यात्रा करते हैं, और ये हमारा पुराने समय से होता आ रहा है। अंग्रेज भी जो व्यापार करते थे वो पानी के रास्ते से करते थे भारत में। पुराने समय में व्यापार करने के लिए ज्यादातर जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता था। अब भी हमारा 95% जो व्यापार है वो जल परिवहन के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये सस्ता है और ये पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जो जल के वो होते हैं, जल में चलने वाले जितने भी परिवहन के साधन हैं वो पोल्यूशन नहीं करते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो सबसे पहले तो हम पहले देखते हैं भी क्या है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल में चलने वाले जितने भी परिवहन के साधन हैं उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता, सस्ता है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, ये याद करना, ये दिमाग में रखना। रोड भी महंगी है, रोड द्वारा चलने से ही महंगा होता है, रेलवे के द्वारा भी महंगा होता है, लेकिन जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। और इसमें हम भारी वस्तुएं भी लेके जा सकते हैं, भारी और बड़ी वस्तुएं ढोने के अनुकूल है। इसमें हम हल्की वस्तुएं भी ले जा सकते हैं, भारी बड़ी वस्तुएं भी इसमें आसानी से ढोई जा सकती हैं जल परिवहन के द्वारा, बोट वगैरह के द्वारा, शिप के द्वारा। ये परिवहन के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण को कोई ऐसा धुआं नहीं निकलता कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो। शिप और बोट में से आपने देखा कुछ ज्यादा बोट्स तो वो होते हैं जो लोग चप्पू के द्वारा चलाते हैं, और जो शिप वगैरह है वो भी ऐसा धुआं नहीं छोड़ते जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। क्योंकि जो शिप के अंदर कुछ भी चलाने वाला जो सिस्टम होगा वो पानी से ही एनर्जी लेके चलाया जाता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से शिप के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा जो शिप को पानी के थ्रू ही चलाता होगा। तो ज़्यादा फ्यूल भी महंगा, पानी सस्ता होता है तो पानी ही हेल्प कर रहा है उन शिप और बोट को चलने में। तो ज़्यादा महंगा इसलिए भी नहीं होता, और उसमें से कुछ ऐसा धुआं भी नहीं निकलता कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सारे, चाहे रोड पे चलने वाले हैं, चाहे रेलवे ट्रैक पे चलने वाले परिवहन के साधन है, उन सबसे सस्ता है जो बोट और शिप जो पानी में चलते हैं, वो सबसे सस्ते साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। ये भारी और बड़ी वस्तुओं को ढोने में अनुकूल है, पानी वाले जो, इसीलिए 95% व्यापार पानी के, समुद्र के रास्ते से किया जाता है। पुराने समय से भी ज्यादा व्यापार सारे देशी जो विदेशी व्यापार करते हैं वो समुद्र के रास्ते से ज्यादा प्रेफरेंस समुद्र के थ्रू ही दिया जाता है। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए पर्यावरण अनुकूल है। विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे बेटा जब हम पीडीएफ को पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ अक्षरों का वो हो जाता है, थोड़ी पत्तन मात्राएं चेंज हो जाती है जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। पत्तन वो होते सी पोर्ट्स कहते हैं जिनको इंग्लिश में, यहाँ पर आके शिप खड़े होते हैं। तो जो हमारा पानी के थ्रू व्यापार होता है विदेशों के साथ, बाहर के देशों के साथ, तो वो हमारा पत्तनों के द्वारा होता है, जिनको हम सी पोर्ट्स भी कहते हैं। देश का 95% जो व्यापार है वह समुद्र द्वारा होता है, पानी के रास्ते से। और भारत की तटीय जो रेखा है, समुद्र तटीय रेखा है, वो इतनी है लंबाई, समुद्र तट की भारत के साथ लगता हुआ जो समुद्र है उसकी लंबाई इतनी है। वो मैं आपको बता दूंगी, नीचे जाऊंगी तो 7516.6 किलोमीटर लंबी है समुद्री तट रेखा, यानी कि हमारे गुजरात से होती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से वहां तक पश्चिमी बंगाल तक जो लंबाई है समुद्री तट की वो 7516.6 किलोमीटर है। और हमारे देश के अंदर बड़े प्रमुख पत्तन 12 हैं और मध्यम और छोटे 200 पत्तन है। सी पोर्ट्स जिस यहाँ पर समुद्र जहाज खड़े होते हैं
और वस्तुओं को हमारे देश से बाहर वाले देशों में लेकर आते हैं और बाहर वाले देशों की वस्तुएं हमारे देश में लेकर आते हैं। तो जैसे हमारे बस स्टैंड होते हैं वैसे ही शिप और बोट्स के रुकने के लिए जो जगह होती है वो पत्तन कहलाती है या सी पोर्ट्स कहलाती है। तो बड़े सी पोर्ट्स हमारे 12 हैं और मध्यम और छोटे 200 के आसपास हैं। और स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,000 हमारे जो अंदरूनी जो हमारे देश के अंदर होता है एंड वो जलमार्ग के द्वारा सफर रास्ता है जो जलीय रास्ता है जिससे लोग सफर करते हैं वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। देश के अंदर जहाँ पे नौ संचालन यानी कि नौकाएं चलती हैं या शिप चलते हैं भारत के अंदर नहरों के पानी में या कहीं भी, तो वो रास्ता हमारा 14,500 मीटर लंबा है। तो हमारे देश के अंदर जो विदेशी व्यापार के लिए पत्तने हैं वो ये पत्तने हैं सारी, मेरे ख्याल से 12 पत्तन इनको ही कहा जाता है। जो प्रमुख पत्तन है वो 12 पत्तन है। तो वो सारी पत्नी ये वाली पत्नी है। जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत के टुकड़े नहीं हुए थे पाकिस्तान और ये आपको पता है ये पाकिस्तान है और ये भारत है, तो ये वाला हिस्सा भी ये पूरा भारत था। जब हमारा देश अंग्रेज मतलब कि बटा नहीं था उसके अंदर, तो ये सारा भारत के अंदर आता था, ये चीज सारी भारत थी, ये भी भारत में शामिल था, पूरा भारत था। लेकिन जब हमारा 1947 में अंग्रेज गए तो मुसलमानों और हिंदुओं में जब झगड़ा करवा दिया था तो देश दो हिस्सों में बट गया था, हिंदुओं और मुसलमानों। मुसलमानों को पाकिस्तान देश मिला था। तो यहाँ पर कराची पत्तन थी, यहाँ पे कराची पत्तन थी जिससे हमारा व्यापार होता था। मतलब कराची पत्तन थी, कराची पत्तन से मतलब काम होता था, व्यापार होता था, बाहर वाले देशों को सामान भेजा भी जाता था और आता भी था। और कराची पत्तन क्या थी, इसका भी मुंबई पत्तन का भी हल्का करती होगी काम, क्योंकि मुंबई पत्तन सबसे बड़ी पत्तन है। ये मुंबई पत्तन सबसे बड़ी प्राकृतिक पत्तन है जिसपे सबसे ज्यादा खुले, जैसे कोई बस स्टैंड का खुला होता है, ज्यादा बसें खड़ी हो सकती हैं, ऐसे ही मुंबई भी खुला चौड़ा पत्तन है जहाँ पर आराम से बहुत सारे शिप खड़े हो सकते हैं, बोट्स खड़ी हो सकती हैं। तो जब लेकिन जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और ये वाला हिस्सा, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया हमारे से, तो कराची पत्तन भी पाकिस्तान में चली गई, ये कराची पत्तन पाकिस्तान में चली गई, तो ये भारत रह गया। तो यहाँ पर हमारा इधर वाला जो व्यापार था वो प्रभावित हुआ, मतलब कराची पत्तन की कमी हमें खलती रही। जब भारत के दो टुकड़े हो गए तो पाकिस्तान के साथ कराची पत्तन चली गई, तो हमारे भारत को कराची पत्तन से जो काम होता था तो वो काम करने में दिक्कत आ रही थी। तो फिर हमने कराची पत्तन की जगह जब 1947 के बाद हमने कांडला पत्तन बनाई। तो पहला पत्तन हमारा ये है कांडला पत्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहला पत्तन बना इंडिया के अंदर वो कांडला पत्तन था, जिसने कराची पत्तन की कमी को भी पूरा करा और जो मुंबई बड़ी पत्तन है, सबसे बड़ी पत्तन है, उसके व्यापारिक जो बोझ था उसको भी कम किया। समझ आ गई होगी। ये हमारा आज़ादी के बाद कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जो इस पे काम होता था वो तो काम हमने करना था जो कराची पत्तन से लेते थे, इसलिए हमने कराची पत्तन की जगह पर कांडला पत्तन बनाया। ये ज्वारिया पत्तन है जो ज्वार भाटे की हेल्प से चलता है। आपको पता है दिन में ज्वार भाटा दो बार आता है, एक बार ऊपर को पानी बहुत ऊंचाई पे जाता है और एक बार पानी बहुत नीचे जाता है। तो कांडला पत्तन हमने कराची पत्तन जब पाकिस्तान में चला गया तो उसके स्थान पर हमने कांडला पत्तन बनाया, और कांडला पत्तन ज्वारिया पत्तन है और इसने मुंबई पत्तन के बोझ को कम किया। और लेकिन फिर भी मुंबई पत्तन बहुत बड़ा पत्तन है, फिर भी इससे मतलब काम पूरा नहीं होता था। हमें एक और इसी के पास हमें जवाहरलाल पत्तन भी JLN लिख देते हैं, जवाहरलाल पत्तन भी बनानी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी मुंबई के सामने हमने एक JLN पत्तन भी बनाई, जो क्योंकि मुंबई का भार कम करने के लिए
और सामूहिक पत्तनों का सुविधा देने के लिए। JLN है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। कांडला पत्तन तो कराची पत्तन की जगह बनाई गई और कांडला पत्तन ने मुंबई पत्तन का भी भार कम हल्का किया और कांडला पत्तन ज्वारीय पत्तन है। ये प्राकृतिक पत्तन है और इसके बोझ को कम करने के लिए इसके सामने हमने यहीं पे जवाहरलाल पत्तन भी बनाया, जो कि सामूहिक पत्तनों का की सुविधा देने के लिए बनाई गई। ये हमारा कर्नाटक, ये महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई और जवाहरलाल पत्तन। और मर्मगांव कर्नाटक के अंदर मर्मगांव जगह है, यहाँ पर लौह एस्सक जो कच्चा लोहा होता है, हमारे देश के 50% कच्चे लोहे का जो निर्यात है वो मर्मगांव पत्तन से किया जाता है। न्यू मंगलौर भी कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख खाने हैं जहाँ से बहुत ज्यादा लोहा निकलता है। उस लोहे का कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लोहे का निर्यात करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन बनाई गई। और कोची पत्तन बच्चों केरल में होती है। क से केरल, क से कोची पत्तन, ये प्राकृतिक पत्तन है। कोची पत्तन प्राकृतिक पत्तन है। ये तूतीकोर्न तमिलनाडु में 2 पत्तन है। जैसे कर्नाटक में मर्मगांव और न्यू मंगलौर, ऐसे ही तमिलनाडु में भी 2 पत्तन है। तूतीकोर्न पत्तन हमारे 2 पड़ोसी देशों को मतलब व्यापार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तूतीकोर्न पत्तन मैं आपको नीचे दिखा दूंगी जाके, मालदीव और श्रीलंका के लिए मैंने नीचे दिखाया भी है इसको। इसमें आ गया हुआ तो ये मालदीव है बच्चों, ये वाला मालदीव है, ये हमारा श्रीलंका है। तो तूतीकोर्न पत्थर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो तूतीकोर्न पत्थर इन दोनों देशों से, श्रीलंका और मालदीव के अंदर व्यापार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तूतीकोर्न। और ये कोची पत्तन है, ये तूतीकोर्न पत्थर तमिलनाडु में है, जो हमारे मालदीव और श्रीलंका में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो आप लोगों, ये है मालदीव, ये हमारा यहाँ पे तमिलनाडु में तूतीकोर्न पत्थर है, जो मालदीव और श्रीलंका को के व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम। सारी पत्तनों के आप नाम याद कर लो और जब आप करोगे तो सब समझ आ जाएगा। लेकिन चेन्नई पत्तन हमारी कृत्रिम पत्तन है, ये वाली हमारी कृत्रिम आर्टिफिशियल पत्तन है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हमारी कृत्रिम पत्तन है, जिसको आर्टिफिशियल पत्तन भी कहा जाता है। और इसके अंदर भी लदा हुआ सामान और बहुत सारी मात्रा में और लदे सामान को ढोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी आर्टिफिशियल पत्तन है, जिसको हिंदी में आर्टिफिशियल पत्तन है। और ये कृत्रिम पत्तन भी है, आर्टिफिशियल है और इसको हिंदी में हम कृत्रिम भी बोलते हैं, कृत्रिम पत्तन भी बोला जाता है इसको हमें। बच्चों प्लीज इनको बार बार पढ़ोगे तो ये ऐसे याद हो जाएंगे जैसे हमें बहन भाइयों के नाम होते हैं। तो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये पत्तन है जो देखो देखने से पता लग रहा है इसके पास स्थल है, स्थल से गिरी हुई है, गहरी भी है और सुरक्षित भी है। पहले इसको हमने लौह एस्सक के लिए के निर्यात के लिए बनाया था। पारादीप पत्तन भी लौह एस्सक के लिए है। पारादीप भी प्राकृतिक पत्तन है, लेकिन लौह एस्सक के लिए यानी कि कच्चे लोहे का निर्यात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोलकाता पत्तन नदी के ऊपर बनाया गया, कोलकाता पत्तन है जो नदिया पत्तन है, कोलकाता पत्तन नदिया पत्तन है, जो इसके आसपास के एरिए का जो भी काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कोलकाता पत्तन की हेल्प के लिए, सहायता के लिए हल्दिया पत्तन बनाया गया था। हल्दिया पत्तन के अंदर तलछट जम जाता है, लेकिन कोलकाता पत्तन की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हल्दिया पत्तन में तलछट वो चिकनाहट जम जाती है, जिसके कारण कोलकाता पत्तन को
हर बार साफ करना पड़ता है। तो पहली कराची पत्तन थी, जब हमारा भारत दो टुकड़ों में नहीं बटा था तो कराची पत्तन थी हमारी। कराची पत्तन जब उसमें चली गई पाकिस्तान में, तो हमें कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए कांडला पत्तन बनाएगी, जो जवारिया पत्तन है। ये दोनों जवारिया है, क से कांडला, क से कोलकाता। ये दोनों आमने सामने जो पत्तन है जवारिया पत्तन है, ये याद रखो, ये जवारिया पत्तन है। मुंबई, कोच्चि और तूतीकोरन और पाराद्वीप, चार हमारी प्राकृतिक पत्तनें हैं। तो जो मतलब मरमगांव, न्यू मंगलौर और पाराद्वीप, तीन पत्तनें हमारी लोहे का इस्तेमाल, लोहे के लिए बनाई गई हैं, कच्चे लोहे का निर्यात करने के लिए बनाई गई हैं। मुंबई पत्तन हमारी सबसे बड़ी पत्तन है। इसमें बहुत सारे शिप, बहुत सारा सामान लादा लादा जाता है और दूसरे देशों को भेजा जाता है, दूसरे देशों से यहाँ पे आता भी है। तो इतनी बड़ी पत्तन है कि इसकी सहायता के लिए कांडला पत्तन भी इसकी सहायता करती है। और एक और इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाई गई इसका बोझ कम करने के लिए। और जवाहरलाल पत्तन सामूहिक पत्तनों की सुविधा देने के लिए बनाई गई है। मरमगांव पत्तन पर हमारे देश का 50% कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है यहाँ से। और उसके पास ही न्यू मंगलोरा कर्नाटक में कुद्रेमुख खानों से निकले लोहे का निर्यात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कोच्चि प्राकृतिक पत्तन है। और तूतीकोरन हमारे दो पड़ोसी देशों मालदीव और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए इस्तेमाल करी जाती है। चेन्नई हमारी आर्टिफिशियल और कृत्रिम पत्तन है, जिसके ऊपर मुंबई जितना ही जितना जितना मुंबई में सामान ढोया जाता है या लादा जाता है, उतना ही चेन्नई में भी। ये चेन्नई के बाद, मुंबई के बाद चेन्नई सेकंड बड़ी पत्तन है, लेकिन मुंबई प्राकृतिक सबसे बड़ी पत्तन है और चेन्नई आर्टिफिशियल मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे बड़ी पत्तन आती है। विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से गिरी हुई है, लैंड से गिरी हुई है, गहरी भी है और सुरक्षित भी है। शुरू में यहाँ पर लोहे के निर्यात के लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर बाद में कुछ और काम व्यापार के लिए भी इस्तेमाल की जाती होगी। पाराद्वीप पत्तन भी प्राकृतिक पत्तन है। ये लोहे से मरमगांव, न्यू मंगलौर और पारादीप पत्तन से कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है। कोलकाता पत्तन क्या है? नदिया द्वीप पत्तन है, नदी के ऊपर बनाया गया पत्तन है कोलकाता पत्तन। और ये इसकी हेल्प के लिए हल्दिया पत्तन बनाई गई है। हल्दिया पत्तन के अंदर तलछट जम जाता है, जिसके कारण कोलकाता पत्तन की सफाई करनी पड़ती है। ये कोलकाता पत्तन ऐसी पत्तन है जिसकी सफाई लगातार करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, सफाई की जाती है इसकी। और किसके अंदर? हल्दिया के अंदर तलछट जम जाता है, तल छट जम जाता है, यानी कि चिकनाहट जम जाती है, जिसके कारण दिक्कत आती है और उसकी फिर इसलिए कोलकाता की उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो ये था कांडला पत्तन में। दोबारा एक बार पढ़ते। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांडला पत्तन बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहला पत्तन था, ये पहला पत्तन था कांडला पत्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला पत्तन था, जो कि कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए और कांडला बनाया गया था, कांडला पत्तन। ठीक है, पहला पत्तन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पहला पत्तन है कांडला पत्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांडला पत्तन पहला पत्तन था, जो कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया कांडला पत्तन, जिसने मुंबई से होने वाले व्यापार के दबाव को कम करवाया। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये इधर वाले देशों जो इधर ये हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चार उसके लिए जो कांडला पत्तन है 4 स्टेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है माल को ले जाने के लिए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये जो हमारे उत्तर पश्चिमी राज्य हैं, उनके सामान को बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्न के आयात निर्यात के लिए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अंदर के उद्योगों के अंदर जो सामान बनता है और जो खाने पीने की चीजें पैदा होती हैं उनको बाहर भेजने और बाहर से लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई हमारा सबसे बड़ा पत्तन है। प्राकृतिक, खुले, विस्तृत और सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल पत्तन, ये मैं पहले भी बता दिया, जवाहरलाल पत्तन बनाया गया तो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह की पत्तन की सुविधा प्रदान करता है। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मरमगांव पत्तन मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे लौह अयस्क का निर्यात 50 हमारे देश का 50% लोहा है जो मरमगांव पत्तन से निर्यात किया जाता है। कर्नाटक, ये हमारा मरमगांव हमारा कर्नाटक में है। मरमगांव कर्नाटक में है। न्यू मंगलौर भी कर्नाटक में। न्यू मंगलौर के पास कुद्रेमुख खानी है। वहां के लोहे को निर्यात करने के लिए न्यू मंगलौर का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पश्चिम तट पे कोची पत्तन है। ये बस इसकी विशेषता लेगून पत्तन है। लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पत्तन है कोची पत्तन। लेगून मुहाने पर प्राकृतिक पोताश्रय है हमारा। और तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी शोर पर तूतीकोर्न पत्तन है और ये प्राकृतिक पोताश्रय है। ये मैंने आपको बता दिया। तूतीकोर्न, ये देखो तूतीकोर्न से यहाँ पे तूतीकोर्न पत्तन है जो मालदीव और श्रीलंका जैसे द्वीपीय देशों में विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। तूतीकोर्न पत्थर श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, आर्टिफिशियल पत्तन है चेन्नई। ये मैं पहले बता दिया। जो माल की मात्रा तथा लद्दे सम्मान के संदर्भ में मुंबई के बाद दूसरा पत्तन है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा, विशाखापट्टनम सबसे डीप है यानी कि गहरा भी है, सुरक्षित भी है, स्थल से भी घिरा हुआ है। पहले इसको लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया था। ओडिशा में पाराद्वीप है। ओडिशा में पाराद्वीप पत्तन है जो कि प्राकृतिक पत्तन है जो लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक स्थलीय नदिया पत्तन है, मैंने वो भी बता दिया। नदी के ऊपर बना हुआ पत्तन है। ये पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से नियमित रूप से कोलकाता जो है एक तो नदिया पत्तन है, नदी के ऊपर बना हुआ पत्तन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सेवाएं प्रदान करता है व्यापार वगैरह की। और हुगली के तलछट जमाव के कारण हल्दिया पत्तन में हुगली नदी के अंदर तलछट जमाव चिकनाहट जम जाती है जिसके कारण कोलकाता पत्तन को सफाई करनी पड़ती है। कोलकाता पत्तन बढ़ते हुए व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया पत्तन सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। अब ये बताना है कांडला पत्तन और कलकत्ता पत्तन ज्वारीय पत्तन है। कांडला ज्वारीय पत्तन है। मुंबई प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू समूह पत्तन की सुविधा प्रदान करता है। मरमगांव पत्तन लौह अयस्क निर्यात का 50%, ये बता दिया। न्यू मंगलौर पत्तन कुद्रेमुख खानों के लौह अयस्क का निर्यातक है, ये भी बता दिया। कोची पत्तन लेगून मुहाने पर प्राकृतिक पत्तन है। तूतीकोर्न आपको पता श्रीलंका और मालदीव तो हमारे तटीय क्षेत्र उनमें वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारा प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम लौह अयस्क का निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। और पाराद्वीप पत्तन लौह अयस्क, ये भी सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड पे निष्कर्ष क्या निकला है कि कांडला और कोलकाता पत्तन दोनों क्या है, ज्वारीय पत्तन है। कोची तूतीकोर्न प्राकृतिक पत्तन है। मरमगांव न्यू मंगलौर पाराद्वीप पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाले पत्तन है। ये आसान है, कर लोगे आप लोग। और जैसे हम हाईवे करते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 जैसे हमारा शेरशाह सूरी मार्ग है जो अमृतसर और दिल्ली को मिलाता है, NH1, ऐसे ही हमारे NWN वो भी है, नेशनल हाईवे वाटरवेज भी है हमारे। नेशनल वाटरवेज भी, नेशनल वाटरवे नंबर 1 हमारा ब्रह्मपुत्र उस पे बना। पहला हमारा नेशनल वाटरवे 1 हमारी गंगा नदी पे है।
ये गंगा नदी का इलाहाबाद से लेके पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक जाता है, ये वाला। ये हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। आप लोगों को पता है हमारी गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है, और उसके ऊपर इलाहाबाद से लेके हल्दिया पश्चिमी बंगाल तक बना हुआ ये हमारा वाटर नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। दूसरा, हमारी इधर तो ज्यादा लैंड ही लैंड है, तो इधर ज्यादा नहीं बनी हुई, क्योंकि वाटरवेज नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गंगा नदी है। गंगा नदी से लेके गंगा नदी इलाहाबाद में संगम होता है, जहाँ पे गंगा जमुना का, वहां इलाहाबाद से पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है। और हमारी फिर दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में घुसती है, लेकिन असम के धुबरी, सादिया और धुबरी, ये धुबरी है और ये सादिया है। सादिया से धुबरी तक का जो रास्ता है वो नेशनल हाईवे नंबर 2 है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 है हमारा। वाटरवे नंबर 1 गंगा नदी पे, वाटरवे नंबर 2 हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पे, सादिया से धुबरी तक। हमारा तीसरा वाटरवे है ये वाला, ये है केरल में। तीसरा वाटरवे हमारा केरल में है। ये है, दिखाती हूँ आपको, कोट्टीपुरम से कोल्लम तक। कोट्टीपुरम से केरल में है। केरल ये वाला सारा कोट्टीपुरम से कोल्लम तक, कोट्टीपुरम से कोल्लम तक। तीसरा, ये नेशनल हाईवे नंबर हमारे 3 ही हो जाए, जैसे उसका तो हमने एक ही करा है, इसका नेशनल हाईवे नंबर 3 है। और ये हमारी है गोदावरी नदी। गोदावरी है ये, गोदावरी, ये कृष्णा, कृष्णा गोदावरी नदी पर यहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक पुदुचेरी तक, काकीनाडा से काकीनाडा, काकीनाडा से काकीनाडा से पुदुचेरी तक, पुदुचेरी तक हमारा चौथा नेशनल वाटरवे 4 है। ये गोदावरी नदी, गोदावरी से कृष्णा के बीच में बना है। काकीनाडा से पुदुचेरी 3 स्टेट्स में होकर जाता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। काकीनाडा से पुदुचेरी तक रास्ता है जो 3 राज्यों में से होकर जाता है। हमारा उड़ीसा में काकीनाडा, इसमें पुदुचेरी महाराष्ट्र उसमें है, तमिलनाडु में, और बीच में उसको भी पार करते हैं हम आंध्र प्रदेश को। तो 4 आपको नेशनल हाईवे एक बार दिमाग में रख लेना, कई बार वन वर्ड में बनकर आ जाता है। तो बस यही है बच्चों, आपके वाटरवेज, अगर इनको आप 2-3 बार वीडियो समझ लो और आप अपने मैप फिल करके देख लो तो आप इसको कर पाओगे। मैंने अपने चैनल पे देखा कि बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो। अगर कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो जिनको आप जानते हो, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके इस वीडियो का। मैंने बहुत मेहनत और सर्च करने के बाद वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ इसको सुन लिया करो। इसको 2-3 बार सुनोगे, आप अपना मैप फिल करके देखोगे तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से काम होता है। तो बच्चों, बाय बाय।